पोटेंशियल हमने डिफरेंट पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इसी बात पे बातचीत की कि स्फेरिकल सेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है और सॉलिड स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है। दोनों डेरिवेशन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए हैं या किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। तो मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम आज नए कंसेप्ट पे चलेंगे। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये इस छोटे से सवाल से चीजें समझ में आई या नहीं। तो लिखिए पार्टिकल of mass capital M is placed at the center of a uniform spherical cell. Center of a uniform spherical cell. स्फेरिकल सेल है बच्चों, और उसके सेंटर पर आपने एक कैपिटल एम मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉइंट मास रख दिया। मास स्फेरिकल सेल, अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। सेल ऑफ रेडियस ए एंड मास कैपिटल एम ही है इसका भी। ठीक हो गया। तो आपको निकालना है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल gravitational potential at a point P. Gravitational potential at a point P at a distance a by 2 from the center. तो क्वेश्चन समझ में आ पाया आप लोगों को? एक स्फेरिकल सेल है, ए रेडियस का, मास एम है। ठीक हो गया। स्फेरिकल सेल के सेंटर पे भी एम मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया गया। तो सेंटर से ठीक ए बाई 2 डिस्टेंस पर टोटल पोटेंशियल कितना हो? कैसे करें? ये आपका स्फेरिकल सेल है, ये सेंटर है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए बाई 2 है। ऊपर एम मास्टर रखा है और बाहर भी एम मास्टर है। तो कैसे करें बच्चों? अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गए हैं तो आपको आना चाहिए। तो कोई बताना चाहेंगे आप में से? मानवेंद्र यस सर। बताना यस सर। हाँ हाँ, कुछ बताना चाहेंगे आप? यस सर, एक बार कर लेते हैं खुद, उसके बाद। नहीं, क्या करेंगे ये तो मालूम होगा तभी तो करोगे। यस सर। हम्म। सर एक में क्या कहते हैं, रेडियस और एम सेम।
यानी सर पहले जो वो होगी वेलोसिटी मतलब वी होगी, अब वी वेलोसिटी निकालेंगे। नहीं है बेटा, वी सर वेलोसिटी नहीं, हेलो पोटेंशियल। सर, सर हम्म। हेलो हाँ हाँ, बोलते रहिए। अरे बोलो भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो मेरी आवाज आ रही है सर। सर आ रही है। आ रही है ना? मानवेंद्र, आपके सिस्टम में दिक्कत आ रही है कहीं, नेटवर्क में या सिस्टम में? इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए ना। एक तो ऐसा करिए कि ये स्फेरिकल सेल था और इसके अंदर यहाँ पर ये कैपिटल एम मास्टर था, और इसका अपना जो रेडियस है वो ए है। और एक स्फेरिकल सेल की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है, और एक पॉइंट मास है सेंटर पे, उसकी वजह से निकालना है। तो वो तो सिंपल हो गया, पॉइंट मास है और उससे a/2 डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, यहाँ पर कैपिटल एम मास है। तो दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालिए और टोटल जोड़ दीजिए। तो पहले वाले को देख लेते हैं, ये कितना होगा, एम मास की वजह से a/2 डिस्टेंस पर कितना होता है पोटेंशियल? v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, आर की जो a/2, तो माइनस 2gm अपॉन है। इसको आप v1 कह लीजिए। यहाँ पर अब v2 बताएंगे आप लोग। ये स्पेरिकल सर, सेल के अंदर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा a/2 दूरी पर? सर सर माइनस जी एम अपॉन माइनस gm अपॉन, इसकी सर ए बाई, वजह? सर क्योंकि स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है जो कि माइनस जी एम अपॉन ए के बराबर होता है। वेरी गुड, जितना उतना ही होता है जितना बाउंड्री पर है। तो नेट पोटेंशियल v1 और v2 को जोड़ दो भाई, तो -3gm अपॉन ए आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कभी एक से ज्यादा पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए, समझ में आया या नहीं? अलग अलग की वजह से निकाल लीजिए, टोटल जोड़ दीजिए। तो स्पेरिकल सेल के अंदर अगर पॉइंट है तो अंदर की जरूरत ही नहीं है आपको, बाउंड्री पर निकालिए आप बस। जितना बाउंड्री पर है उतना ही अंदर भी है पोटेंशियल। ये लॉजिक अगर पकड़ लिया तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है बच्चों। अभी तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन फ्यूचर में आपके काफी काम आएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड आप किसको कहेंगे, इंटेंसिटी किसको कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी अलग अलग हैं क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। सर किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट के आसपास जहां तक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस होगा वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। वेरी गुड, बिल्कुल। तो बच्चों, पहले फील्ड हुआ तब फोर्स हुआ, या पहले फोर्स हुआ तब फील्ड हुआ? हम्म, सर पहले फोर्स फिर फील्ड।
पहले फील्ड होगा ना, तभी तो फोर्स लगेगा उस पर। यस सर। पहले क्या होना चाहिए? फील्ड। सर अब उसके बाद उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग समझ रहे हैं? तो यस फील्ड, सर। एक्चुअली फील्ड इंप्लाइज फोर्स। फील्ड है तब जाके फोर्स की बात हो रही है। फील्ड ही नहीं होगा वैसा तो फिर फोर्स कैसे लगेगा वहां पर? तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हमने बात की है। अगर कभी आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये आ गया, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया और कहीं पर इंटेंसिटी की बात है, तो बच्चों इसको ई से दिखाते हैं और ये है फोर्स पर यूनिट मास। मतलब यूनिट मास पर जितना फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज एक्चुअली इंटेंसिटी। 5 किलो का कोई है मास, 5 किलो है तो उस पर इतना फोर्स लग रहा, तो 1 किलो पे कितना लगेगा भाई? 5 से डिवाइड कर दोगे। ऐसे m kg का है तो m से डिवाइड कर दो। तो यूनिट मास पर जितना भी फोर्स लगता है वो उस पॉइंट पर उस फील्ड की इंटेंसिटी है। ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है। क्या मैं इंटेंसिटी समझा पाया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अगर अर्थ सरफेस के पास हो तो एफ इक्वल टू एम जी भी लगा सकते हैं। ये जनरल है, लेकिन अगर एम जी लगा देंगे तो एम से एम कैंसिल होगा, इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगी। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला लिखाया मैंने जो अभी लिखाया है। अब मैं ये कर रहा हूं, इफ बॉडी इज नियर अर्थ सरफेस तो एफ इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एम, एम जी अपॉन एम, एम से एम कैंसिल जी। तो अर्थ सरफेस के आसपास इंटेंसिटी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ सरफेस के आसपास ये है। क्या इतना समझ में आया? यस सर। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा और ये लिखेंगे भी हम, पहले समझिए बच्चों। यहां पर इत्तेफाक से बाय चांस दो वेक्टर बराबर हो गए ई और जी। फिजिकली दोनों डिफरेंट चीज है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल अलग चीज है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग चीज है, लेकिन बाय चांस अर्थ सरफेस के आसपास दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर जगह सेम होती है। तो इंटेंसिटी अलग चीज है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग चीज है। क्या मैं ये समझा पाया आपको? यस सर। इस पॉइंट को लिख लीजिए प्लीज। मेरा पेन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ केवल। हम इसको कैसे लिखेंगे? इट शुड बी नोटेड, it should be noted that the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity and the intensity of gravitational field and the intensity of gravitational field are two different physical quantities. Are two different physical quantities.
full stop. When we are near Earth's surface, when we are near Earth's surface, comma, we observe that E equal to G. वेक्टर साइन के साथ। इतना क्लियर है तो आगे बढ़े हम। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हमने ये चीजें सीख ली बच्चों। चलिए ठीक है, थोड़ा सा नई चीज आपको एक मैथमेटिकल बताता हूं जो आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो ये है, देखिए रीडिंग, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन gravitational field and potential। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड में और पोटेंशियल में कौन सा रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है। और बच्चों थोड़ा सा इसके लिए मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको डिफरेंशिएशन समझाया है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना आता है। यस सर। पार्शियलिटी क्या होती है पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ। अभी तक बच्चों आप लोगों ने क्या सीखा है, कैलकुलस जब आपने पढ़ी है थोड़ा सा सभी ने इतना, तो आपने ये कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोला है ना सुमित? यस सर। आपने कहा कि y एक्स्ट्रा फंक्शन है, मतलब y x पे डिपेंड करता है। आप बच्चों इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो ऐसे समझिए कि आपका जो रिजल्ट है, अगर कोई कहे कि वो आपकी स्टडी का फंक्शन है, तो अब आप समझ जाइए कि स्टडी जैसी होगी रिजल्ट वैसा होगा। तो पहले रिजल्ट होगा कि पहले स्टडी होगी? सर स्टडी। हाँ जी, पहले स्टडी होगी। तो यहां पर भी बच्चों जो y जब फंक्शन ऑफ x रहते हैं तो पहले क्या आना चाहिए फिर? सर एक्स। हाँ, फिर y। तो उसका मीनिंग है, तुक्केबाजी नहीं है कि अच्छा पहले x और y उस पर निर्भर करते हैं, फिर ये x कैसा रहेगा। इतना क्लियर है? हेलो। यस हाँ, लेकिन बच्चों ये अधूरी कहानी है, ये कहानी को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि रिजल्ट एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट कई चीजों पे डिपेंड करता है। वो आपकी स्टडी पे भी तो होगा ही होगा, महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा या नहीं। स्टडी साल भर ठीक हुई और एग्जाम से 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया किसी का, अब क्या करोगे? स्टडी तो बहुत अच्छी हुई थी, है या नहीं ऐसा? यस सर। सर। बुक्स आपने किस स्टैंडर्ड की पढ़ी, इससे भी फर्क पड़ता है। अच्छी क्वालिटी की किताबें पढ़ोगे तो समझ का स्तर बहुत अच्छा होगा। ऑर्डिनरी घटिया किताबें पढ़ोगे, सब स्टैंडर्ड वर्क जो होता है लोगों का, उसे पढ़ोगे तो पढ़ने के बावजूद भी भले ही कितनी पढ़ लिया आपने, उससे उसकी आपकी समझ थोड़ी बढ़ेगी। आप कई बार देखते हैं हम लोग कुछ अच्छी किताबों से फॉलो कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे कंसेप्ट मिलते हैं, ऑर्डिनरी किताबों में कुछ है ही नहीं कई बार। ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा होता है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रैफिक उस टीचर पे डिपेंड कर रहा हो। यस सर। किताबें तो है बहुत अच्छी है लेकिन समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है टीचर ना मिल पाया हो, या टीचर मिले तो वो पढ़ाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना ले रहा हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, कुछ अच्छी किताबें मिल जाएं,
आप फिजिकली फिट हो, स्वस्थ हो और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो तो रिजल्ट अब ये ज्यादा बेहतर नहीं लगता आपको? ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन बच्चों अभी कई चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये रिजल्ट। ये यहाँ पर जो आपकी स्टडी, हेल्थ, बुक्स, टीचर है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सब। और इस बार 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ऊपर वाले में 8 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन इन सब पे डिपेंडेंट जो है वो बेचारा 8 ही है अभी भी रिजल्ट। इंडिपेंडेंट हम बढ़ा भी सकते हैं, ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. मैं इसको और एक बेहतर उदाहरण से पेश कर सकता हूं आपको। आजकल हमारे गांव में अब गेहूं बो रहे हैं किसान, ठीक है? तो गेहूं का उत्पादन देखते हैं बच्चों, प्रोडक्शन देखना। प्रोडक्शन वाई हुआ, प्रोडक्शन कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मिट्टी कैसी है, सॉयल, इरिगेशन कैसा है, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, वहां अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, बीज किस क्वालिटी का आप लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, क्लाइमेट वहां की कैसी है, उसमें टेम्परेचर और बाकी फैक्टर भी आएंगे, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चलो इतना ही रखते हैं। तो अब आप ये गौर कर रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्शन तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। और बच्चों ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये सब आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी किसान के पास सॉयल बहुत अच्छी हो, मतलब खेत, उसकी जमीन, मिट्टी बहुत अच्छी हो, तो क्या जरूरी है उसके पास सिंचाई की सुविधा भी अच्छी होनी होगी? नो No, सर। sir. मतलब नहीं भी हो सकती ना। अच्छा, किसान के पास सिंचाई तो बहुत अच्छी है, क्या जरूरी है कि उसके पास बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का हो? नो सर। हो सकता है गरीब किसान हो, नया हो उतना, अच्छा उस बेचारे के पास चलो ये सब है, लेकिन फर्टिलाइजर हो सकता है ना हो, और ये सब है लेकिन हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, वो भी क्या करे इस पे? आप मानते हैं ना कि ये सब इंडिपेंडेंट है? Yes, sir. यस। ऊपर वाले में आपका जो रिजल्ट था वहां भी देखिएगा, आपकी स्टडी और आपकी हेल्थ का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। नॉर्मली हेल्थ का कोई भरोसा नहीं इन जनरल, तो सब आपस में इंडिपेंडेंट है। लेकिन इनमें से कोई एक सुधर जाए तो आउटपुट नहीं सुधरेगा, लेकिन इनमें से अगर एक भी बिगड़ जाए तो आउटपुट बिगड़ जाएगा। क्या मानेंगे आप इस बात को? यस सर। मैं फिर कर रहा हूं, एक चीज सुधरने से तो कुछ नहीं होना है, लेकिन एक चीज बिगड़ने से सब खत्म हो जाना है। मैंने एक रिजल्ट के सेंस में भी बताया, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बता रहा हूं। तो बच्चों होता क्या है, अब माना कभी एक कुछ कृषि वैज्ञानिक आए और वो किसानों को समझा रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो अब आप ये सोचो, जिस समय सॉइल वाला जो है वो अगर बोलेगा तो वो मिट्टी की क्वालिटी और प्रोडक्शन पे फोकस करेगा ना। Yes, sir. वो बताएगा कि अगर मिट्टी ऐसी होगी तो उसमें उत्पादन ऐसा होगा, मिट्टी वैसी होगी तो उत्पादन वैसा होगा। तो वो सॉइल और प्रोडक्शन को फोकस कर रहा है, बाकियों को एक तरह से वो इग्नोर करेगा या नहीं उस समय? यस। अच्छा, जो व्यक्ति इरिगेशन का एक्सपर्ट होगा वो बताएगा सिंचाई की सुविधा का कितना फायदा है उत्पादन बढ़ाने में, वो भाई अपना टॉपिक पे बोलेगा। Yes, तो sir. उस समय वो बाकियों को इग्नोर करेगा या नहीं थोड़ी देर के लिए? हाँ सर। तो ऐसे सीड वाला जब होगा तो वो डिफरेंट क्वालिटी के बीज के बारे में बताएगा कि ये बीज से उत्पादन ऐसा है, तो बाकी चीजों को इग्नोर करेगा। तो बच्चों ये टेम्परेरी पार्शियलिटी है। क्या है? सर टेम्पररी पार्शियलिटी। हाँ, पार्शियलिटी मॉरली बड़ी खराब चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ी जरूरी चीज है व्यावहारिक तौर पर। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरी क्लास के सारे बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं, उनने ठान रखी कि आज सर के आते ही बता देना है कि सर हमें आपके इस चीज पे ऑब्जेक्शन है, आपसे नाराजगी या कई पॉइंट्स पे नाराजगी है। ठीक, क्लास में मैं आया, सब खड़े हो गए और बोलने लग गए। मैंने कहा सब बैठ जाओ पहले तो।
सब लोग बैठिए। फिर मैंने 8 स्टूडेंट से कहा हाँ आप बोलिए। तो अब आप ध्यान से समझिए, मैं 8 से कर रहा हूं बोलिए, बाकियों से कर रहा हूं चुप रहिए। चाहे टेम्परेरी ही सही, पार्शियलिटी है या नहीं है? यस सर। yes, लेकिन भाई सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है। पूरी क्लास एक साथ बोलेगी तो क्या समझ में आएगा कुछ? no, sir. ऐसे ही ये 4-5 कृषि वैज्ञानिक अलग अलग एक साथ बोलेंगे तो किसानों को समझ में आएगा कुछ? No, sir. एक बार में एक समझ में आया या नहीं आया? बाकियों को थोड़ी देर के लिए वैसा ही रखो, चुपचाप रखो, मतलब जो जैसा है वैसे ही, जो जैसा है वैसे ही तो कांस्टेंट हुआ। Yes, sir. यस तो अब हम मैथ्स की लैंग्वेज में बताते हैं इसको कि हम क्या करेंगे। एक को, कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब होते हैं तो एक को मानते हैं वेरिएबल, बाकियों को मानते हैं कांस्टेंट। क्या मानते हैं? सर कांस्टेंट। Constant. तो ये हुआ, इस तरह के डिफरेंशिएशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियलिटी। अब मैं मैथ्स पे आता हूं, मैं डायरेक्ट मैथ्स पे आता, आपको शायद बात पूरी समझ में हो सकता ना आए, अब आनी चाहिए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे देखिएगा। आ गया मेरा। If u is a function of x y z, u x y z का फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे। इसको डेल बोलते हैं बच्चों, ये शॉर्ट में, ये छोटा वाला डेल है, बड़ा वाला डेल ऐसा होता है उल्टा, ट्रायंगुलर उल्टा। डेल थोड़ा तिरछा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जब यस u का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब अभी x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे। इसका मतलब डिफरेंशिएशन of u with respect to x, treating, कैसे ट्रीट किया जाएगा? अदर वेरिएबल्स एज, So constant. हाँ बाकियों को कांस्टेंट की तरह माना जाएगा बच्चों। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन बता पाऊंगा। मुझे बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, लेकिन फिजिक्स समझने के लिए मैथमेटिकल बेस अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही फिर डेल यू अपॉन डेल वाई लिख दूं तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? Sir, differentiation of u with respect to y or other variables treated as constant. डेल यू अपॉन डेल वाई और ऐसे डेल यू अपॉन डेल जेड। अब समझ में आया या नहीं आया? Yes, यस sir. सर। जब आप जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के अलावा बाकी सबको क्या मानेंगे? कांस्टेंट। Constant. वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हुआ डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन पार्शियलिटी भी हो रही है ना, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था बच्चों, ये देखो आप, y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर आपने कहा, तो आपने कहा कि dy अपॉन dx। यहां आप dy कहें या डेल y अपॉन डेल x कहें, वो एक ही बात है, तो डेल लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ डी लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पार्शियलिटी संभव है? No, sir. y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बाकी कांस्टेंट, बाकी आई कौन? Yes, sir. पार्शियलिटी के लिए बच्चों कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने जरूरी हैं। हाँ, 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, तभी पार्शियलिटी हो सकती है। एक बात सोचो यार, घर में एक ही बच्चा है और वो कह रहा है कि मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, क्या इस लाइन का कोई मीनिंग है? नो सर।
अच्छा, तो उससे पूछा जाए फिर तेरे साथ पार्शियलिटी होती है तो किसका फेवर कर रहे हैं ये बता दे भाई। लेकिन अगर घर में 2 बच्चे हैं तब ऐसा कहा जा रहा है तो ये पॉसिबल है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पार्शियलिटी के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होने जरूरी है या नहीं। एक ही बच्चे में पार्शियलिटी है क्या मतलब है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कह सकते हैं अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया। अरे अभी तक एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो वहां पार्शियलिटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो पार्शियलिटी है। और बच्चों सही बताएं तो पार्शियल वाला कंसेप्ट रियलिटी है ज्यादा नजदीक है। ये आपका जो रिजल्ट है या गेहूं का उत्पादन मैंने प्रोडक्शन बताया आपको लगता नहीं है नीचे वाले मामले ज्यादा रियलिटी के ज्यादा करीब थे। Yes, sir. यस हाँ, तो फ्यूचर में आपने 12 के बाद पार्शियलिटी पे बहुत सारा पढ़ना है। पूरा एक बड़ा चैप्टर होता है पार्शियलिटी। और हम समझते हैं अच्छा हम कभी एक मतलब पार्शियलिटी हम यूज प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया। लेकिन हमारी जो पार्शियलिटी है वो टेम्परेरी है बच्चों। अगर मैं एक बच्चे से कह रहा हूं बोलो और बाकियों से चुप रहो तो इसका मतलब है थोड़ी देर में मैं दूसरे से कहूंगा बोलो। लेकिन जो हमारे घरों में कई बार होता है वो थोड़ा गलत हो जाता है वहां एक ही को हमेशा फेवर मिलता है। वो पार्शियलिटी अलग है और वो गलत है। जो मैं कहना चाह रहा था वो अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। यस Yes, sir. टेम्परेरी का मतलब है एक एक करके सबको मौका मिलना चाहिए। फिर आप ही लोग हैं इतने सारे बच्चे अगर मैं आप सब एक साथ बोलेंगे तो मुझसे कहना पड़ेगा चुप रहिए। एक एक करके मैं नाम लेता हूं फिर कहता हूं आप जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए। तो टेम्परेरी ही सही पार्शियलिटी है ना। Yes, sir. हाँ लेकिन जरूरी भी है। अच्छा बच्चों ये बताइए अगर मैं u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई -7xy² प्लस 6xyz³ ऐसा लिख दो। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रीटिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बताएंगे आप लोग। Yes, sir. बताओ फिर भाई। बोलते जाते तो मैं लिखते जाता। Sir, 2xy minus 7y square. Sir, 2xy. हाँ वेरी गुड। पहली टर्म के बारे में सोचो बेटा। बेटा हमें आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें समझना है क्या हो रहा है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का कर देते हैं 2x वाई ऐसी रहा वेरी गुड माइनस। अब अगली टर्म का करेंगे एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट एक्स का 1 हो गया तो भाई ये हो जाएगा 7y² प्लस 6yz³। ठीक है Yes, sir. यस वेरी गुड। चलो डेल यू अपॉन डेल वाई बताइए। Sir, x square x² minus 14xyz xyz plus 6xz³. ठीक हो गया। तो ऐसे डेल यू अपॉन डेल जेड भी बता देंगे फिर आप। Yes, sir. ठीक हम्म, 0 minus 0 पहले टर्म 0 वेरी गुड। 7y square. 7y² प्लस 18xyz. xyz²। Yes, z³ का 3z² हुआ ना। sir. तो क्या Yes. मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन दे पाया आप लोगों को। इतना क्लियर है। ठीक है पार्शियल डिफरेंशिएशन पर आप चाहें तो यूट्यूब में कोई वीडियो देख लीजिएगा। पार्शियल अच्छी तरह समझिएगा काम आएगा कई चीजों।
तो फिर अब हमारा जो डेरिवेशन है वो हम करते हैं, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। रिलेशन बिटवीन gravitational field and potential. ये। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, अब समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कोई मेरे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से उससे r दूरी पर इंटेंसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो E मान लेता हूं। तो E F/m होता है ना? Yes, sir. ठीक है, जैसे तो लिखिए, सपोज वी हैव अ मास डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज we have a mass distribution. From this, there is a mass, a point mass m at a distance r. इस मास डिस्ट्रीब्यूशन से r दूरी पर उसका पॉइंट मास है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पॉइंट मास है, उसका मास m है, यूनिट मास नहीं है, m मास है, कोई बात नहीं। हम m मास पर कितना फोर्स लगा ये निकाल लेंगे। तो यूनिट मास पे कितना लगा, यूनिट मास पे जो लगता है बच्चों वही ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक। सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at this point B, E. Gravitational field intensity at this point B, E. तो फिर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था दिस, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ई। अब एक बात बताइए, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे r दूरी पर एक स्मॉल m मास है, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है। तो नजदीक आना चाहेंगे, ये बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. यस सर। इसको हम थोड़ा और दूर ले गए बच्चों, थोड़ा सा dr दूरी पर इधर को, तो इधर को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. तो ये वर्क डन निकालते हैं, ऐसा साइड में बना लीजिएगा छोटा सा, और लिखिए, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड if the particle is displaced from r to r plus dr, थोड़ा सा आगे तक ले गए हम, dr बहुत छोटा होता है बच्चों, जिसके आगे d लगा वो इतना छोटा होता है जितना छोटा सोचा जा सकता है। तो लिखिए वर्क डन, dr तक ले गए कॉमा, वर्क r to r plus dr लिखा, यस सर। कॉमा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
on it, work done by gravitational force on it. तो थोड़ा सा वर्क हुआ है, तो आप इसे dw कह लीजिए. dw f डॉट dr होता है या नहीं? Yes, sir. f की वैल्यू अभी ऊपर लिखी है आपने, तो क्या हो जाएगा बच्चों? dw equal to m into e into dr. e डॉट dr. तो मतलब m तो बाहर हुआ, खाली e डॉट dr हो गया ये समझ में आया? यस सर. ठीक. अब आप लिखिए the change in potential energy during this displacement the change in potential energy during this displacement is du equal to minus टाइम dw. ये मैंने आपको पहले बताया है. पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और वर्क के चेंज में नेगेटिव के साथ बराबरी है. जितना एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. तो du इक्वल टू माइनस dw, और dw आपको पता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस m टाइम्स ई डॉट डी आर. ऐसा लिख सकते हैं. यस. Yes, sir. अच्छा, ये मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखाया होगा ना. चेंज इन क्या लिखा है मैंने? चेंज इन क्या लिखा है लास्ट टाइम? सर gravitational potential energy during this displacement is. ठीक. आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का अंतर याद होगा, मैंने दोनों कराए हैं. तो नई लाइन से लिखिए. सो द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी dv इक्वल टू du अपॉन m. याद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में केवल m का ही अंतर था. अगर Yes, दोनों कराए थे एक्सप्रेशन, माइनस जी एम अपॉन आर था, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर होता, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी. याद आ रहा है आपको? यस सर. तो अब आप डी यू की वैल्यू ऊपर वाली लाइन से रख दीजिए. तो डी यू अपॉन एम कितना आ जाएगा बच्चों? minus e dot dr. माइनस ई डॉट डी आर. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है स्केलर क्वांटिटी, तो डीवी ये आ गया आपके पास, माइनस ई डॉट डी आर. ठीक. इसको हम नए पेज उससे लिखते हैं. एक बार दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है हमारे लिए बच्चों. ये डायरेक्टली भी हम कई जगह यूज करेंगे. तो डीवी आपके पास क्या आ जाएगा? डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे. ये काफी महत्वपूर्ण है. ये 8 हो गया. डीवी इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर. बच्चों आप कॉलेज की एजुकेशन तक भी जाएंगे ना, तो भी बीएससी में भी ये सारी चीजें 100% इसके साथ रिपीट हो जाएंगी सारी. मैंने तो ये कॉलेज लेवल पे ही सीखी चीजें. यहां तक क्लियर है? यस सर. yes, sir. अच्छा, लिखिए. ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 to R2 we get R2 R1 से R2 T dot dr.
कीजिए, तो डी बीटा वी आ जाएगा इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में, Yes, sir. और जब लिमिट रखोगे v एट r2 और v एट r1 तो ऐसे लिखिएगा, देखिएगा v एट r2 माइनस v एट r1 इक्वल टू माइनस r1 से लेकर r2 तक e डॉट डी आर। तो जी लेफ्ट साइड में v आएगा, फिर v में रखोगे ना v r2 पोजीशन पर और v r1 पोजीशन पर, कितना है उन दोनों का अंतर हो गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 e डॉट डी आर। यहां तक हो गया होगा ना? Yes, Yes. sir. अच्छा बच्चों, हम लोग R1 को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। जैसे हम लोग अर्थ सरफेस को रेफरेंस मानते हैं, तो जहां पर रेफरेंस मानते हैं आपने ड्रॉ किया होगा, वहां पर हम पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला mgh एनर्जी, तो अर्थ सरफेस पे जीरो लिया था या नहीं? Yes, sir. तो ऐसे ही अगर R1 को रेफरेंस ले लूं तो वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? जीरो। तो लिखिए, if we take R1 as a reference point, if we take R1 as a reference point, तो फिर V of R1 क्या हो जाएगा बच्चों? Zero. जीरो। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा V, नीचे चल लेते हैं, V R2 माइनस जीरो इक्वल टू माइनस R1 को रेफरेंस मान लो, R नॉट ले लो, से R2 E डॉट डी आर। अब ऐसा आ जाएगा, R2 अकेले है तो VR लिख दो उसको, खाली R2 ही है, Yes. और वी आर इक्वल टू माइनस आर नॉट से आर ई डॉट डी आर। काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूलों में से एक है बच्चों ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना होगा? माइनस टाइम्स आर नॉट से आर तक इंटीग्रेट करना है, किसका? ई डॉट डी आर का। आर नॉट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। हो सकता है नॉर्मली ओरिजिन ज्यादा मिलेगा तो जीरो से ज्यादा रहता है। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, इफ यू वर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, if we work in Cartesian coordinate system, तो फिर E क्या हो जाएगा? कार्टेशियन में आई एक्स वाई जेड हुए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस जे ई जेड, ई के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, Yes, sir. ई एक्स ई वाई ई जेड। ई एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग तो इंटू आई, ई वाई वाई एक्सिस के अलोंग तो इंटू जे। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जो R है आपके पास वो आ जाएगा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो यहाँ से डी आर कितना हो जाएगा बच्चों? आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड हो जाएगा या नहीं? डिफरेंशिएशन सोचो। Yes, sir. तो फिर ई डॉट डी आर कितना होगा?
ई है आई एट्स जे ई वाई ट्रे ई जेड डॉट आई डी एट्स जे डी वाई ट्रे डी जेड। तो आई डॉट आई वन होता है और आई डॉट जे याद है, जीरो आई डॉट के, जीरो तो आई डॉट आई वन होता है बस खाली। तो कितना आ जाएगा? सो ई डॉट डी आर कितना आ जाएगा बच्चों? सर ई ई एक्स एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है, यस यस सर ठीक। इक्वेशन वन क्या थी, अब उसे देखते हैं, उसमें रख देते हैं इसको। इक्वेशन वन में ई डॉट आर ई डॉट डी आर रख दीजिए तो डी वी इक्वल टू मिल जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन वन डी वी इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन वन डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है, यस सो पिछला कैसे आएगा ये? अच्छा वो तब किया था। तो बच्चों फिर यहां से एक बात बताइए, सो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आएगा? माइनस ई एक्स। यस सर ऐसे डेल वी, अरे यार कहाँ चले जाता है, डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो, सर माइनस ई वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड करते हैं तो सर माइनस ई ई जेड। इसे भी क्लोज कर लीजिए और थर्ड इक्वेशन मान लीजिए तीनों रिजल्ट्स को, काफी यूजफुल है। तो नाउ E इक्वल टू आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस जे ई जेड था हमारा। ई एक्स वैल्यू रख दीजिए, आई चीज ई एक्स चीज तो माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई नहीं फिर जे फिर माइनस जे डेल वी अपॉन डेल जेड। तो नई लाइन से E इक्वल टू माइनस कॉमन आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस जे डेल अपॉन डेल जेड वी, और इसी को आप माइनस कैपिटल डेल वी भी कह सकते हैं। ये फ्यूचर में समझ में आएगा बच्चों आपको, जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू। तो ई जो है माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं इसको, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ई जो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर देनी है तो आप ऐसे दे सकते थे।
तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा कुछ चीजें। If we take only one dimensional study, then अगर हम केवल वन डायमेंशनल स्टडी लेना, एक ही डायमेंशन, तो बाकी में रिस्पेक्ट का तो कोई मीनिंग है नहीं, फिर एक ही डायमेंशन ले रहे हैं हम। तो ऊपर देखिए मैंने लिखा है डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस ई आ जाएगा, फिर एक ही है, ई एक्स लिखो या ई लिखो, बाकी जीरो होंगे या नहीं। Yes, sir. तो आप इसी को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, क्योंकि जब एक ही है तो पार्शियलिटी का क्या मतलब है। आप एक ही डायमेंशन में बात कर रहे हो तो उस समय ई कितना लिखेंगे सीधे। Sir, minus dv upon dx. हाँ मतलब अगर एक्स एक्सिस में ही है तो, अगर वाई में ही और केवल वाई में चल रहे हो तो So minus dv upon dy. हाँ जी, तो ऐसे तीसरे में माइनस डीबी अपॉन टीजे। ये समझ में आया आप लोगों को। यस Yes, सर। sir. और नई लाइन से लिख लीजिए, और इन जनरल, इन जनरल ना कहीं पर भी जरूरी तो नहीं है कि एक्स वाई जेड एक्सिस में ही चल रहे हो आप, तो आप ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर कर लीजिए बस। अगर केवल एक ही एक्सिस है, वो आर डायरेक्शन हो सकती है। मैंने थ्री डायमेंशन में भी समझाने की कोशिश की। ये डेरिवेशन और ये मेंटेनेंस अगर आप ढंग से कर सकते हैं बच्चों, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वेक्टर्स पढ़ना है आपने नेक्स्ट ईयर, और वेक्टर में अच्छा खासा डिस्कशन है फिजिक्स। अभी तो 11th में वेक्टर नाम मात्र का पढ़ा हमने, तो वहां काफी मददगार हो गए। क्या ये अच्छी तरह क्लियर हो गया है? Yes, sir. अब मैं इस यस पर आपको बेस्ड ना क्वेश्चन कराता हूं, तो शायद आपकी समझ थोड़ा और बेहतर बने। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए। Gravitational field due to mass distribution is given by, क्वेश्चन है gravitational field due to mass distribution is given by E equal to k upon h cube, k upon h cube in x direction। x डायरेक्शन वाला 80 डायरेक्शन की बात हो रही है इस टाइम। के कांस्टेंट होगा कोई, ठीक है, फुल स्टॉप वाले है। टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल taking ये कहाँ आ गए हम, अरे यार कहाँ से ले लिया भाई। हाँ बच्चों लिखते रहिए, टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी, लिख लिया। यस सर। Yes, sir. फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x।
क्या करेंगे? कैसे करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। रेफरेंस पॉइंट क्या दे रखा है जहां पर पोटेंशियल दिया हो बच्चों? स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो रेफरेंस पॉइंट है जहां पर मतलब दिया हुआ है। तो वी एट एक्स निकालना है आपको। तो क्या ये इंफिनिटी से लेकर एक्स तक ईडीएक्स होगा या नहीं होगा इस समय? Yes, वहां sir. आर था इन जनरल, लेकिन अभी केवल एक्स डायरेक्शन की बात हुई है। 3 डायमेंशन आपके लिए नहीं आएगा, 1 डायमेंशन में ही आएगा सवाल। मैंने 3 ज्यादा समझाया डिटेल में। वी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी था ना, तो इन्फिनिटी से लिया है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा, ई कितना दिया हुआ है जरा क्वेश्चन देखिए तो। sir. K upon x cube. तो के बाहर हो जाएगा, केवल डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इन्फिनिटी से लेकर एक्स तक। मतलब के तो बाहर ही हुआ, एक्स की पावर -3 डी एक्स, इन्फिनिटी से लेकर एक्स तक। अब आप ही लोग बताइए, एक्स की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? करिए, एक्स की पावर -3 का। X power -2 upon -2. अच्छा ठीक, तो जो -2 हो तो नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर -2 बचेगा केवल, इन्फिनिटी से एक्स तक। तो बाहर तो k/2, एक्स की पावर -2 मतलब 1/x²। हाँ, तो 1/x माइनस 1/∞। 1/∞ कितना होता है? 0. तो कितना आ गया पोटेंशियल? टू एक्स स्क्वायर आएगा ना। इट्स, हेलो, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, लास्ट लाइन में गड़बड़ हो गई, बाकी तो सब सही था। तो कैलकुलेशन आप खुद करिए। देखिए, आपको दिया था इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी आपको दे रखी थी, और पोटेंशियल आपको निकालना था, तो आपको ये यूज करना है। ये अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। हेलो। Yes. Yes, sir. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होता है अगर फील्ड दिया हो, तो ये बहुत आसान तरीका है बच्चों, इससे करना है। 3 डायमेंशन में नॉर्मली कम ही पूछा जाएगा, 1 डायमेंशन ज्यादा इजी है, जो लास्ट में बताया आपको वही यूजफुल फॉर्मूला है। तो फिर अब हम कल निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कल 3:30 ही रहेगा टाइम, कॉलेज से आने तक टाइम हो जाएगा। तो अभी इसमें इतना ही करते हैं।